पाक सेना के सेक्स स्कैंडल को लेकर यह खबर बड़ी है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वैसे तो कभी भीख मांगने के लिए, तो कभी इंटरनेशनल बेइज्जती झेलने, तो कभी आतंक की दुकान चलाने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज जो खुलासा हम करने वाले हैं वो पाकिस्तान की सेना और वहां के खुफिया विभाग के बड़े बड़े ऑफिसर्स के गुनाहों की कुंडली आपके सामने खोल देगा। पाकिस्तानी सेना के सेक्स स्कैंडल का आज सबसे बड़ा सबूत अब आपके सामने होगा। जी हाँ, साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ अफगानिस्तान के लिए जिन्ना प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं अफगानिस्तान विभाजन प्लान। आप बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके पाकिस्तान के सभी गुनाहों की फेहरिस्त आपके सामने रखेंगे कि इस बार कौन सा नया गुनाह पाकिस्तान ने किया है। तो बता दें आपको कि पाकिस्तान के आर्मी और खुफिया विभाग के बड़े अफसरों के चेहरे से शराफत का मुखौटा हटाने वाली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान की आतंकी फौज फिर हुई एक्सपोज। पाकिस्तान फौज करती है बच्चों का यौन शोषण। बच्चों के यौन शोषण और बलात्कार का मामला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के यौन शोषण पर खुलासा हुआ है। पाराचीनार इलाके में पाकिस्तान आर्मी के घिनौने रैकेट का खुलासा हुआ है। तो पाक आर्मी की हैवानियत और मासूम बच्चों के यौन शोषण को लेकर ही यह बड़ा खुलासा, पाकिस्तान का सेक्स स्कैंडल, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा, जिसमें डिटेल अब आपके सामने कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों का बड़े स्तर पर यौन शोषण हो रहा है। बड़ी खबर यह सामने आई कि कैसे रैकेट के जरिए बच्चों की किडनैपिंग हो रही है और बच्चों को किया जा रहा है सप्लाई। पाक सेना खुफिया विभाग के बड़े अधिकारियों को इन्हें सप्लाई किया जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान सेना का मेजर अफरीदी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस मामले में। इस पूरे रैकेट का जब खुलासा हुआ, सभी मासूम बच्चों को 73 ब्रिगेड पाराचीनार भेजा जाता था। 73 ब्रिगेड पाराचीनार में पाकिस्तान आर्मी अफसर करते थे यौन शोषण। पिछले 5 सालों में ये घिनौना अपराध चल रहा था। पाराचीनार के सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण हुआ है। जिन बच्चों का यौन शोषण हुआ है उनमें ज्यादातर 14 साल या उससे कम के बताए जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो पाप हुआ है इसके 2 किरदार भी हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान सेना के बड़े अफसर इसमें आरोपी हैं और पाकिस्तान खुफिया विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें बताया जा रहा है संलिप्त थे। जिन बच्चों का यौन शोषण हुआ उनमें ज्यादातर 14 साल या उससे कम ये नाबालिग बच्चे जिनके साथ ये घिनौना अपराध हो रहा था। सुमित चौधरी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है एक ऐसे यौन शोषण के मामले का जो अब तक छिपाया जा रहा था, लेकिन इसमें संलिप्त थे पाकिस्तान के ही खुफिया विभाग के अधिकारी। देखिए, सबसे खास बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है जहां पे लगातार पाकिस्तान की एट्रोसिटीज या ह्यूमन राइट वॉयलेशन की खबरें आती रहती है, लेकिन इस तरीके की खबरें खासतौर पर बच्चों के साथ, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस के बड़े अफसर इन्वॉल्व है, ये पहला ऐसा बड़ा मामला है जिसमें यौन शोषण के इतने ज्यादा केस मिले हैं। खास बात यह कि एक कहा यह जा रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि जब FIR दर्ज हुई, जब पुलिस ने इस शख्स को पकड़ा जिसका नाम सैयद बताया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के पाराचीनार इलाके में एक मोबाइल शॉप चलाता है, और मोबाइल शॉप के अंदर जब इसको पकड़ा गया एक बच्चे की कंप्लेंट के बाद, तो पता लगा इसके लैपटॉप में से करीबन अभी तक 1200 क्लिप मिल चुकी हैं। 1200 क्लिप के अंदर बच्चों के यौन शोषण के क्लिप्स हैं, उनके न्यूड पिक्चर्स हैं, उनकी आपत्तिजनक वीडियोज हैं, जिसको दिखाकर वो लगातार इन बच्चों को ब्लैकमेल करता था और इन्हीं बच्चों को फिर वो लगातार 73 ब्रिगेड के अंदर भेजा करता था। और खास बात ये कि पाराचीनार की ये वो ब्रिगेड है जिसने पाकिस्तान आर्मी को कई बड़े टॉप ऑफिशियल्स दिए हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या हम किसी तरीके का कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर यौन शोषण में शामिल बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, 11 को लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की हैवानियत और पाराचीनार में नाबालिगों के यौन शोषण में पाक आर्मी के ऑफिसर के शामिल होने को लेकर यह खुलासा। आपको बता दें, पाक के आरोपी ऑफिसर्स के खिलाफ जांच के आदेश को लेकर ही इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। और यही मेरा आपसे सुमित सवाल था, क्या हम ऐसे में एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि किसी तरीके से जांच होगी और एक्शन होगा? होगी कि ये शख्स 5 साल पहले भी पकड़ा गया था। 5 साल पहले कहा जाता है कि ये पकड़ा गया, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर अफरीदी, जो इसका मास्टरमाइंड भी बताया जाता है, इसका कलीग बताया जाता है, इसने उसको छुड़ा दिया। और एक कैप्टन और मेजर के कहने पर लगातार पाकिस्तान की पुलिस ने वो मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन उसके बाद
करीबन 5 साल के बाद आप देखिए कि ये शख्स जब पकड़ा जाता है तो इसकी संख्या, बच्चों के यौन शोषण की संख्या सैकड़ों में पहुंच जाती है। 1200 से ज्यादा क्लिप प्रोवाइड हो चुकी है। और सबसे खास बात यह कि अभी भी पाकिस्तान आर्मी इस मामले को दबा रही है। लगातार वो लोग जो इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखना चाह रहे हैं, जो लगातार इसके बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वो उसको छुपाना चाह रही है। आपने 11 कोर कमांडर की बात की, सैयद की आपने बात की। दरअसल वो लगातार उन्होंने पाकिस्तान कोर कमांडर जो लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर एहयात है, उन्होंने उसकी जानकारी मिलने के बाद और इसकी गंभीरता को समझते हुए इसके बारे में जांच के आदेश दे दिए हैं और लगातार ये कहा है कि जो भी पाकिस्तान आर्मी का शख्स इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में जांचा परखा जाए। लेकिन ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अपने अंदर की गंदगी को कभी सामने नहीं आने देती, वो लगातार ऐसी चीजों को कभी सामने नहीं आने देती। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा मामला, खासतौर में बच्चों, और इन सारे बच्चों की उम्र 14 साल से कम बताई जा रही है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार पाकिस्तान आर्मी की आंख के नीचे लगातार वो इतना बड़ा काम होता रहा, लगातार बच्चों के यौन शोषण का 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और इसके अंदर करीबन 5 से 6 लोगों का गैंग शामिल था। करीबन 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी पाकिस्तान आर्मी का जो मेजर बताया जा रहा अफरीदी, वो भागा हुआ है। इसके अलावा कई और लोग एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। लगातार इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के कई ऐसे, जो खैबर पख्तूनवा के इलाके के कई ऐसे लोकल्स हैं जो लगातार इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन किस कदर फैल चुका है, किस कदर तक उसकी ग्रेविटी, और खास बात यह कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता। 14 मानव अधिकारों का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, ये खुलासा ये बताता है। सुमित, बहुत बड़ी डिटेल्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी सेना का जो कमांडर स्तर का अधिकारी रहा, वो तक इस पूरे स्कैंडल में, इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व था। और एक और बड़ी खबर ये कि आईएसआई पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिश का जो खुलासा हुआ है, इसमें अफगानिस्तान को कई टुकड़ों में बांटना चाहती है पाकिस्तानी सेना, ये तक खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेना आईएसआई के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रच रही है। आईएसआई खुरासान को अरबों रुपए के साथ सैन्य मदद दी जा रही है। टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तानी सेना आईएसआई के साथ मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रच रही है। खुरासान जो है, आईएसआईएस खुरासान को अरबों रुपए के मदद दी जा रही है आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि अब अफगानिस्तान में नापाक प्लान को लेकर ही डिटेल आपके सामने, जिसमें महत्वपूर्ण ये कि अफगानिस्तान को कई टुकड़ों में बांटना चाहती है पाक सेना। इंपॉर्टेंट ये कि कैसे पाक आर्मी आईएसआई के साथ मिलकर इस साजिश को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी, और पाकिस्तानी आर्मी तालिबान सरकार से नाखुश है और इसीलिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी भी रची गई। तालिबानी सरकार को हटाना चाहती है पाक आर्मी और आईएसआई। पाकिस्तानी सेना आईएसआईएस खुरासान को आर्थिक तौर पर, यानी जो मॉनेटरी तौर पर मदद कर रही है, सैन्य मदद कर रही है। आईएसआईएस खुरासान को 1 साल में कई मिलियन डॉलर की मदद दी जा चुकी है अब तक। आईएसआईएस खुरासान को चीनी हथियार सप्लाई भी पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की मदद से आईएसआईएस खुरासान ने आतंकियों की संख्या को भी अब बढ़ा दिया है। और आईएसआईएस खुरासान ने अफगानिस्तान में 2021 से अब तक 450 हमलों को अंजाम दिया है। लेकिन आईएसआईएस खुरासान पर तालिबान के एक्शन को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि तालिबान सरकार ने कांधार में आईएसआईएस की मौजूदगी की जांच के आदेश दे दिए हैं। और तालिबान नेता हिब्बुल्लाह का ये आदेश है आईएसआईएस खुरासान की मौजूदगी की गंभीरता से जांच को लेकर जो बात कही जा रही है। इसी बारे में मेरे सहयोगी सुमित चौधरी से और डिटेल जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये खबर क्या संकेत देती है, इस आदेश के तहत इस आदेश को क्या समझा जाए सुमित? इस आदेश को इस तरीके से समझा जाए सुरभि कि अब तालिबान की सरकार ये जान चुकी है कि पाकिस्तान के इरादे क्या है, पाकिस्तान की आर्मी के इरादे क्या है, आईएसआई के इरादे क्या है। दरअसल जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो सबसे बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से ही मिला था। मैं खुद उस समय अफगानिस्तान में मौजूद था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को डर लगने लग गया है, क्योंकि तालिबान अपने लोगों को मजबूत कर रहा है, अपनी सत्ता को मजबूत कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि उनका सबसे बड़ा मोटिव है डोरंड लाइन को पूरी तरीके से खारिज कर दें। डोरंड लाइन को वो नहीं मानते हैं, तालिबान इसको खारिज कर चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी जानती है कि अगर तालिबान सक्रिय हुआ, तालिबान और ज्यादा मजबूत हुआ, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अब खुरासान को, आईएसआईएस खुरासान को लगातार पैसे मुहैया करा रही है पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, और खासतौर पर उनको सैन्य मदद, जो चीन की तरफ से हथियार मिल रहे थे, वो भी उनको सप्लाई कर रही है। आप मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2015 के अंदर आईएसआईएस खुरासान का जन्म हुआ अफगानिस्तान के अंदर। इससे पहले सोमालिया की तरफ से वो आते थे, लेकिन अब
करीबन 5 से 7 सालों के अंदर, खासतौर पे 2021 के बाद मैं बताऊं सुरभि, उनके कैडर की संख्या जो है 1500 से अब 2024 के अंदर 4000 पहुंच चुकी है। पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ उनको हथियार दे रही है, उनको पैसा दे रही है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अब से 2021 से लेकर अब तक करीबन 450 से ज्यादा टारगेट्स कर चुकी है ISIS खुरासान, खासतौर पर अफगानिस्तान में ही। तो ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी लगातार चाहती है कि अफगानिस्तान के जो है टुकड़े हो जाए और डोरेंट लाइन का जो मसला है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए, और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान जो है वो बड़ी अपने साजिश, साथ लगते हुए बड़ा प्लान डिकोड हुआ है। शुक्रिया इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इनपुट के लिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लूंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश की खबरों में वापस लौटते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। जांच के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान अब टीम जाएगी, जांच टीम जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है फेक वीडियो मामले में कई लोग शामिल हो सकते हैं। असम जाकर आरोपी से पूछताछ भी कर सकती है दिल्ली पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। तेलंगाना के 5 नेताओं को पहले नोटिस दिया जा चुका है। और जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? जांच टीम अब कहां जा सकती है लोकेशन को ट्रेस करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में अब जो जांच का दायरा है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 स्टेट के अंदर दिल्ली पुलिस के जाने की उम्मीद बताई जा रही, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां पर लगातार ये जो डॉक्टरेट वीडियो था अमित शाह का, जिसको लगातार वायरल किया जाता है सोशल मीडिया पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर, वो इन 3 राज्यों से ज्यादा किया गया, जिसमें झारखंड बताया जा रहा है, राजस्थान बताया जा रहा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश। तो इन 3 जगहों पर जाकर जांच एजेंसी या फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश कर सकती है। इसके अलावा असम में, जो कल असम पुलिस ने इस केस में सबसे पहले गिरफ्तारी की है, उस आरोपी से भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल असम जाकर पूछताछ करेगी। साथ ही कल 1 मई को तेलंगाना के जो 5 लीडर हैं कांग्रेस के, उनको जवाब देने के लिए बोला गया था स्पेशल सेल की तरफ से नोटिस सर्व करके, उनका भी जवाब आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म को जो लिखा गया था चिट्ठी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा, उसका भी जवाब आज एक्स की तरफ से आ सकता है, यानी कि ट्विटर की तरफ से आ सकता है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो तफ्तीश होगी वो किस एंगल पर आगे बढ़ेगी। हालांकि सबसे पहले इसकी कोशिश है कि उन तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनकी पहचान की जाए, जो लगातार इस डॉक्टरेट वीडियो को वायरल करने में लगे हुए थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका ये जानकारी देने के लिए। तो वीडियो जनरेट करने वाले की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जुटी हुई है और जांच टीम अलग अलग राज्यों में जाकर इस पूरी जांच का दायरा बढ़ा रही है, और कई जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार शख्स से पूछताछ भी की जाएगी दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से। शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। और उस बीच बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के कथित वीडियो पर कार्रवाई से भड़की कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस शासित। आपको बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण और फेक वीडियो को लेकर ही कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से गुवाहाटी में रोड शो के दौरान TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, हम 400 पार करेंगे। मोदी जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। समग्र देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सब जगह इसी प्रकार का जन समर्थन है। आरक्षण को लेकर और उसके लिए डीप फेक वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, आपके शब्दों को एडिट भी किया जा रहा है। देखिए, फेक वीडियो बनाकर मेरे मुंह में गलत बात दिखाकर वोट प्राप्त करने का सबसे नीचे स्तर का राजनीति राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। यही बता रहा है कि इनका आत्मविश्वास नहीं। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चल रहे हैं, वो फेस भी करेंगे, मगर देश के राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराना ये राहुल जी ही कर सकते कि माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने के लिए ST, SC, OBC के आरक्षण पर एंक्रोचमेंट केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने। और गृह मंत्री अमित शाह के कथित वीडियो पर कार्रवाई से भड़की कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। ये कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल गांधी के डॉक्टरेट वीडियो के मामले में भी FIR होगी। आपको क्या लगता है, आप शहर दर शहर FIR करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। अब शुरुआत कर ही दी है तो FIR कर्नाटका में भी होगी, FIR तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी, हिमाचल में भी होगी, हर उस जगह होगी।
जहां पर आपकी निरंकुशता कायम नहीं है। अमित शाह के कथित डॉक्टर वीडियो पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों को काट-छांट करके वैमनस्यता बढ़ाई जा रही है। आपके कितने ही लोगों ने 72 घंटे पहले राहुल गांधी जी के वक्तव्य में से, जहां पर उन्होंने SC, ST, OBC, EWS और माइनॉरिटीज की बात करी है, उसमें से SC, ST, OBC, EWS काटा और अब उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही दिल्ली पुलिस जो बढ़ चढ़कर एक्शन कर रही है, उसके सामने हम सारे साक्ष्य, सारे तथ्य, सारे सबूत लेकर जाएंगे। उन प्लेटफॉर्म्स का मैनिपुलेटेड टैग भी लेकर जाएंगे। और अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस सूत्रों से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने पर अब तक फैसला नहीं हुआ है और राहुल गांधी ने अब तक अमेठी पर हामी नहीं भरी है। प्रियंका के रायबरेली से लड़ने पर भी संकट के बादल हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल में चल रही बातचीत को लेकर भी इनपुट है। आपको बता दें, कल प्रियंका गांधी और खड़गे के बीच भी बातचीत हुई थी और गांधी परिवार के तीनों सदस्यों के संसद में जाने का हवाला दे रहे हैं राहुल प्रियंका। कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कुमार, इस संशय को देखते हुए अभी तक क्या माना जाए, कब तक हो सकता है फैसले का ऐलान? ये देखिए, कल देर रात गुलबर्गा में कर्नाटक के प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच लंबी बातचीत हुई है और उसमें प्रियंका गांधी ने अपना और राहुल गांधी का पक्ष को बता दी। प्रियंका गांधी का ये कहना है कि राहुल गांधी का यह मानना है कि वायनाड और अमेठी दोनों जगह से जीतने पर उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी और वहां के लोगों में खराब संदेश जाएगा, इसलिए वो दोनों सीटों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं प्रियंका गांधी का ये भी कहना है कि प्रियंका और खुद राहुल का ये मानना है कि गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में हो, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम कोई क्षेत्रीय नहीं है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल लगातार अब ये दबाव बना रहे हैं कि दोनों नहीं तो कम से कम कोई अमेठी या रायबरेली की सीट से ले, जिससे कि उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में एक संदेश जाए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे। तो ये लगातार कवायद चल रही है गांधी परिवार पर दबाव बनाने की। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बारे में सोनिया गांधी से भी बातचीत करेंगे कि 2 में से कोई एक ही लड़ जाए। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि दोनों ही नेता लड़ने के लिए अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी है, प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी। लेकिन सवाल यही, फैसला क्या आज हो सकता है? आज ऐलान संभव? जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से कल बताया गया था कि कल देर रात और आज सुबह राहुल गांधी के भिंड जाने से पहले, जो आज उनका प्रचार है उसके पहले चर्चा हो जाएगी और फैसला हो जाएगा और फैसले का ऐलान आज देर रात या देर शाम तक किया जा सकता है। शुक्रिया कुमार, आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन अब तक संशय के बादल मंडरा रहे हैं अमेठी और रायबरेली सीट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर। क्या अमेठी और रायबरेली सीट पर आज कोई ऐलान होगा? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस चुनाव समिति लगातार अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर मंथन करती रही है। संभव है कि आज दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले कल अमेठी रायबरेली को लेकर कर्नाटक के गुलबर्गा में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका के बीच बातचीत हुई और आज राहुल गांधी के भिंड में प्रचार के लिए जाने से पहले अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने पर हामी नहीं भरी है। इस बीच अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार और सांसद स्मृति ईरानी से कांग्रेस के मंथन को लेकर TV9 भारतवर्ष ने बात की। आपको क्या लगता है कि स्मृति किसके साथ चुनावी मुकाबले में थोड़ा पीछ पे रहेंगी? देखिए, कांग्रेस से प्रत्याशी कौन रहेगा ये कांग्रेस का विषय, मेरा विषय है नहीं। मेरा बस विषय ये है कि जो भी प्रत्याशी आए कांग्रेस का वो हारेगा। राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं वहीं पे कार्यकर्ता आपको अंडर कॉन्फिडेंट मिलेंगे। मोदी जी के कार्यकर्ता को आप कॉन्फिडेंस की दृष्टि से ही देख पाएंगे। अमेठी सीट पर असमंजस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी सोचती क्या है, इस पर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता पंकज झा ने की खास बात। बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं 2014-2024 को। क्यों ना लगूं, हम सबके पास मोदी हैं। अगर राहुल गांधी होते तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखती। आप तो बहुत कीनली फॉलो करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स को, फिर अचानक से ये बात कि मंगलसूत्र। कई बातें ऐसी हैं जो अपने आप को आश्चर्यचकित करने वाली हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है कि मुस्लिम्स को पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आपने देखा है, टेंडर दिया जाएगा मुस्लिम्स को सड़क बनाने का। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाले का मैनिफेस्टो देते हुए ये कहा है कि हम सिर्फ एक धर्म विशेष को पब्लिक वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट देंगे।
पीएम फेस को लेकर आज बात चर्चा शुरू हुई है लेटेस्ट कि उनके पास कोई पीएम फेस ही नहीं है। तो राहुल गांधी को डिक्लेयर कर देती, उनको किसने रोका है? तो कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि राहुल गांधी को डिक्लेयर करना, जैसे ममता जी ने कहा, हार को निमंत्रण देना है। तो जिनके अलायंस के नेता ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का एक संकेत। और एक और बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित करने पर फैसला आ जा सकता है। रेवन्ना पर जेडीएस कोर कमेटी की बैठक आज होनी है और यौन शोषण के आरोपी हैं रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन सीट से जेडीएस के उम्मीदवार हैं। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सियासी तूफान बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच एक तरफ ये मामला जहां जेडीएस के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, वहीं जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही बीजेपी के लिए भी इस प्रकरण के बाद कम परेशानी नहीं दिख रही है। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका मिल गया है। ओवैसी जब इस मामले पर बोले तो उसे मंगलसूत्र तक लेकर गए। नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हमको हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए, 2000 वीडियो बनाए उसने। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप साबित होने पर कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। आई एम नॉट बॉदर अबाउट प्रज्वल रेवन्ना। If he has done any mistake, then according to the law, he has to face it. लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है, तो पीएम मोदी ने भी इस पर कांग्रेस को दिया जवाब। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश, मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। उधर आरक्षण के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आरक्षण को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ झूठ फैला रहा है। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो अपने जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मंशा भी ऐसी नहीं है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। क्या चिराग पासवान ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी? भाई, मैं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान, और आप सब जानते हैं उनका समर्थन किसी भी सरकार में रहे हों,
हम लोग उन पहरेदारों की तरह हैं उस सरकार में। और मैं आज खुल के इस बात को भी बोलता हूँ, एनडीए में भी मेरा गठबंधन एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुद्दों के आधार पर है। ना संविधान पर कोई खतरा आएगा जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर कोई आँच आएगी। ये वादा हर एक बिहारी, हर एक देशवासी से चिराग पासवान करता है। जो सदन में बैठते हैं वो ये कह रहे हैं और उस पर तालियां भी बज रही हैं कि चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, वो फर्जी, नकली और बिना पूंछ के हनुमान। जब उन्होंने मुझे गले लगाया या मुझे चुनाव प्रचार की शुरुआत में अपना छोटा भाई कहकर संबोधित किया, या जिस तरीके से एक पिता की तरह जब मैं भाषण देकर आता हूँ और जब उनके बगल में बैठता हूँ तो हमेशा मेरी पीठ पर सवार करता, हौसला अफजाई करते हैं। ये कहना कि शानदार भाषा का आपका मेरे लिए बातें मायने रखती। और प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र में 3 रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया, लेकिन कांग्रेस राज की सच्चाई ये थी कि देश की आधी आबादी के पास बेसिक सुविधाएं नहीं थी। और अभी तो हमें सिर्फ 10 साल आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, सिर्फ 10 साल। लेकिन इन 10 वर्षों में हमने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा तो किया ही, और साथ ही हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने में जी जान से जुटे रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगरा में गठबंधन की रैली में कहा कि बीजेपी ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, इसलिए चुनाव में हवा का रुख इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को आगरा के जीआईसी ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश यादव आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 2 चरणों की वोटिंग में जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, जिससे बीजेपी हार के डर से हताश हो गई है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने झूठे वादे करके लोगों को धोखे में रखा। हवा और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया। ये लोग जो विरोधी लोग आ रहे हैं बीजेपी के, बताओ इनके 10 साल के कार्यकाल में क्या किसी के जीवन में कोई बदलाव आया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए। यूपी की अमेठी सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की अपनी 10वीं लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन पार्टी ने अमेठी से पहले घोषित किए गए अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी करके अमेठी, प्रतापगढ़ और झांसी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि बीएसपी ने एक दिन के भीतर ही अमेठी से अपना उम्मीदवार बदल दिया। एक दिन पहले बीएसपी ने अपनी 9वीं सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी ने अमेठी से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। लेकिन सोमवार को जब पार्टी ने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी की तो उसमें अमेठी से उम्मीदवार का नाम बदल दिया गया। रविवार को ही पार्टी अध्यक्ष मायावती ने रवि प्रकाश मौर्य को अमेठी से टिकट दिया था, लेकिन सोमवार नई लिस्ट में उनकी जगह पर नन्हे सिंह चौहान को अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी अमेठी से भी पहले कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार को बदल चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर 24 घंटे के अंदर ही अमेठी से टिकट क्यों बदल दिया गया। इस बारे में बीएसपी की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं जारी किया गया है। वहीं नई लिस्ट में अमेठी के अलावा प्रतापगढ़ से बीएसपी ने प्रथमेश मिश्रा और झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को टिकट दिया है। आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन का दूसरा दिन है और आज नामांकन करने वाले उम्मीदवारों में नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे।
दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवारों के लिए नामांकन के पहले दिन सोमवार को दिल्ली की 5 लोकसभा सीटों पर कुल 15 नामांकन भरे गए। सोमवार को सबसे ज्यादा चांदनी चौक से 5 उम्मीदवारों ने, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 2 उम्मीदवारों ने, ईस्ट दिल्ली से 2 उम्मीदवारों ने, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से 4 उम्मीदवारों ने और वेस्ट दिल्ली से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा, जबकि नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा। बीजेपी के 7 लोकसभा उम्मीदवारों में से उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने सोमवार को अपना नामांकन भर दिया। नामांकन के दूसरे दिन आज नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बांसुरी स्वराज के नामांकन के समय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके बाद 1 मई को पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा अपना नामांकन भरेंगे। उधर ईडी गठबंधन की ओर से दिल्ली में पहला नामांकन आज भरा जाएगा। तो दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए अहम दिन है। थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है बांसुरी स्वराज का नामांकन होना है। नामांकन से पहले बांसुरी ने पूजा अर्चना की है। नई दिल्ली से बीजेपी की कैंडिडेट हैं बांसुरी स्वराज और आज नामांकन का दिन है। देखिए पूजा से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बांसुरी स्वराज पूजा अर्चना करते हुए। इस बीच यूपी के कुशीनगर में कई परिवारों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कुशीनगर जिले के करजहा गांव के लगभग 2 दर्जन परिवारों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका रखे हैं। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं। तंग आकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। पीड़न है, सरकार ये बतावे कि हम लोग अब कहाँ चले जाएं, क्या व्यवस्था दे रही है सरकार हम लोगों को। फल तोड़ रहे हैं, यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। घर में से कोई बाहर जा रहा है उसको भी टोका टोकी करते हैं। बताया जाता है कि 25 मई को मामूली बात पर राजकिशोर मिश्र नाम के शख्स को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। पठेरवा थाने की पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। हम अकेले थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, 8 बजे के समय था और हम पूछते रहे भाई क्या है कुछ बताना, तो बताए कुछ ये नहीं, तत्काल मारना चालू कर दी, जिसमें मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और अभद्र गालियाँ देने लगे। जो मारपीट की घटना हुई थी उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में वाद पंजीकृत किए गए हैं और 151 शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में भी कार्रवाई की गई है। और मुंबई में श्रद्धा वॉलकर जैसी घटना फिर सामने आई है। मामला लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूनम चंद्रकांत क्षीरसागर नाम की महिला के शव के कई टुकड़े कर सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाया गया। पूनम अपनी मां के साथ मानखुर्द के साठीनगर में रहती थी। वो इलाके के सेंट्स पार्क की एक इमारत में हाउसकीपर के रूप में काम कर रही थी। इस दौरान नागपाड़ा मुंबई में रहने वाले 28 साल के टैक्सी ड्राइवर निजामुद्दीन अली के साथ प्रेम संबंध जुड़ गया। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन महिला को टैक्सी से काम पर छोड़ता था। हालांकि दोनों के बीच विवाद पैदा होने के बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी निजामुद्दीन ने पूनम के शव को टैक्सी में रखकर चिरनेर साई रोड पर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया और फिर वहां से भाग निकला। उधर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्याकांड की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जैसे निजामुद्दीन शेख को उसका रूट चार्ट दिखाया, उसने हत्या की बात कबूल कर ली। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने आरोपी को 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। खबर मुंबई से। मुंबई में 14 मासूम बच्चों की तस्करी मामले में पुलिस ने कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने माया नगरी के अलग अलग इलाकों से 2 और बच्चों को ढूंढ निकाला है। बीते दिनों मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के नवजात बच्चों को खरीदकर उन्हें बेचने का काम करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। कल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस केस में मुंबई से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रीना, स्वाति, पूनम बताए जाते हैं।
आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहले 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब तक कुल मिलाकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 4 आरोपियों को विशाखापट्टनम में क्राइम ब्रांच की यूनिट ने हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि इस मामले में कुल 14 बच्चे खरीदे और बेचे गए थे। उनमें से क्राइम ब्रांच की यूनिट में 2 को पहले रेस्क्यू किया था। कल क्राइम ब्रांच की यूनिट ने 2 और बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिसमें एक 1.5 महीने का लड़का जिसे महाराष्ट्र के अहमदनगर से रेस्क्यू किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस लड़के को 1,90,000 में बेचा गया था। क्राइम ब्रांच ने हैदराबाद से 8 महीने की बच्ची को भी रेस्क्यू किया है, जिसे 1,60,000 में बेचा गया था।